बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए इस इंट्रो को और आकर्षक बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी कहानी में। क्या आपने अभी तक पूरी वीडियो देखी है? अगर नहीं देखी तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना मिलती रहे। अब चलते हैं आज की मजेदार कहानी की ओर। आज की कहानी। यहाँ आप अपनी पसंदीदा कहानी जैसे अकबर बीरबल की कोई रोचक गाथा या गांव में सोने की मूर्ति का रहस्य शुरू कर सकते हैं। एक कहानी का परिचय, दो मुख्य पात्रों का विवरण, तीन मोड़ और रोमांच, चार नैतिक शिक्षा। आप बताइए आप कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे? अकबर बीरबल की शातिर गाथा, सोने की मूर्ति वाले गांव का रहस्य। नीचे कमेंट में लिखिए और हम अगली वीडियो में आपकी पसंदीदा कहानी लेकर आएंगे। अच्छा दोस्तों, तो आपने चुना अकबर बीरबल की शातिर गाथा। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। एक कहानी का परिचय। मुगल सम्राट जहांगीर के शासन से कुछ पहले अकबर अपने दरबार में न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थे। लेकिन दरबार में कई बार ऐसे भी मसले आते जहां अकबर स्वयं उलझ जाते। ऐसे ही एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब सवाल उठा जिसने समूचे दरबारियों को सोच में डाल दिया। मामला था, अकबर ने दरबारियों को चुनौती दी कि वे एक अजीब पहेली का हल निकालें। यदि एक हाथी के मुंह में एक इमली का दाना रखा जाए तो क्या वह दाना खा पाएगा या नहीं? यह सवाल सुनते ही सभी मंत्रियों ने झट से जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन हर कोई उलझन में रह गया। दो मुख्य पात्रों का विवरण। एक बादशाह अकबर, न्यायप्रिय और साहसी शासक, नई नई चुनौतियों को बुद्धिमत्ता से हल करना पसंद करते। कभी कभी अपनी चतुर वजीरों से भी परे सोचने की उम्मीद रखते। दो बीरबल, अकबर का सबसे प्रिय और बुद्धिमान दरबारी, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और हास्यबोध के लिए मशहूर। कठिन से कठिन प्रश्नों में भी सरल चुटीले हल निकाल देते। तीन दरबार के अन्य मंत्री, राजा टोडरमल इतिहास और गणित में माहिर पर कभी कभी ज्यादा विचार करते। मुल्की फरमश अकबर के कुटिल विरोधी, हर अवसर पर बीरबल की खिंचाई करते। कीर चंद साधारण लेकिन ईमानदार, कभी कभी सीधी बात कहकर समस्या हल कर देते। आगे क्या होगा? बीरबल इस पहेली का समाधान कैसे निकालेगा? क्या दरबार के अन्य मंत्री उसकी चतुराई को चुनौती दे पाएंगे? अगली वीडियो में जानिए बीरबल और हाथी की इमली का पूरा रहस्य। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब कर लें। दूसरी कहानी का हिस्सा। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको अकबर और सोने की मूर्ति वाले गांव पर आधारित दो अलग अलग 5000 शब्दों की कहानियां दूंगा। ये दोनों कहानियां स्वतंत्र होंगी, लेकिन विषय वस्तु अकबर बीरबल और एक रहस्यमय गांव जिसमें सोने की मूर्ति मिलती है सामान्य रहेगा। मैं अब पहले कहानी का प्रारंभ प्रस्तुत करता हूं। यह कहानी ऐतिहासिक, रहस्य और नैतिकता से जुड़ी होगी। कहानी एक, गांव का रहस्य और सम्राट की परीक्षा। भाग एक, रहस्यमय गांव की खबर। सम्राट अकबर दरबार में बैठे थे जब एक दूरदराज के प्रदेश से एक विशेष दूत आया। उसके कपड़ों पर धूल जमी थी, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में चमक थी। महाराज, दूत ने प्रणाम करते हुए कहा, बुंदेलखंड के पास स्थित एक छोटे से गांव सोनेपुर में एक रहस्यमय मूर्ति मिली है। वह पूरी की पूरी सोने की बनी है। लोगों का मानना है कि यह मूर्ति किसी प्राचीन राजा की है और इसके मिलने से गांव में चमत्कारी घटनाएं घटने लगी हैं। अकबर चौंक पड़े। चमत्कारी घटनाएं?
क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं जहांपनाह। गांव के किसान कह रहे हैं कि जो भी उस मूर्ति के दर्शन करता है उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। किसी के मवेशी बीमार नहीं पड़ते, किसी की फसलें खराब नहीं होती। बीरबल, जो सदा की तरह अकबर के बगल में खड़े थे, हल्के से मुस्कुराए। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम इस गांव की सच्चाई जानना चाहोगे? जहांपनाह, बीरबल झुकते हुए बोले, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच है वो अक्सर छिपा होता है। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि इस मूर्ति में क्या रहस्य छिपा है। भाग 2, सोनेपुर की यात्रा। अकबर ने निश्चय किया कि वह स्वयं बीरबल के साथ गांव जाकर जांच करेंगे। एक गुप्त यात्रा का आयोजन हुआ। वे सामान्य वस्त्र पहनकर एक साधारण व्यापारी और उसका साथी बनकर सोनेपुर की ओर चल पड़े। गांव पहुंचते ही उन्होंने एक अजीब वातावरण महसूस किया। गांव के लोग बहुत शांत थे, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। हर घर के बाहर तुलसी का पौधा, द्वार पर गोबर से बनी रंगोली, और एक ही बात हर किसी के मुंह पर, सोने की मूर्ति ने हमारी किस्मत बदल दी। गांव के चौपाल पर एक सभा लगी थी। एक बुजुर्ग आदमी, जो शायद गांव का मुखिया था, बोल रहा था, यह मूर्ति कोई साधारण चीज नहीं है। यह हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। अब हम अमीर बन चुके हैं, सुखी बन चुके हैं। अकबर और बीरबल चुपचाप सब सुन रहे थे। रात को वे उसी गांव में एक कुम्हार के घर ठहरे। भाग 3, रात का रहस्य। रात के तीसरे पहर बीरबल उठे। उन्होंने देखा कि गांव का मुखिया चुपचाप किसी गुप्त स्थान की ओर जा रहा है। बीरबल उसका पीछा करने लगे। एक पुराने कुएं के पास पहुंचकर मुखिया ने एक रस्सी खींची, जिससे नीचे का पानी कम हो गया और एक तहखाना खुल गया। बीरबल ने देखा कि अंदर और भी मूर्तियां रखी हैं, कुछ आधी बनी, कुछ पूरी, और गांव के 4 लोग उन्हें साफ कर रहे हैं। बीरबल समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। भाग 4, पर्दाफाश। अगले दिन गांव में एक बड़ी पूजा का आयोजन था। मूर्ति को फिर से प्रदर्शित किया जाना था। तभी अकबर ने अपनी पहचान उजागर की। सब चौंक गए। गांव का मुखिया घबरा गया। बीरबल ने तहखाने की बात बताई और सबूतों के साथ सबके सामने सच्चाई उजागर की। मुखिया ने स्वीकार किया कि यह सब एक चाल थी। गांव में सोना खोजने के लिए एक अफवाह फैलाई गई थी ताकि बाहरी लोग आएं और खुदाई करें, जिससे पुरानी खदानें मिल सकें। लेकिन अब ये अफवाह गांव की ही विरासत को निगल रही थी। भाग 5, न्याय और शिक्षा। अकबर ने गांव वालों को डांटा नहीं, बल्कि समझाया, झूठ से शुरू होने वाला लाभ अंत में हानि बन जाता है। मुखिया को दंड मिला, लेकिन गांव के विकास के लिए अकबर ने एक छोटी खान की खुदाई की अनुमति दी, ताकि वहां असली काम शुरू हो सके। गांव को एक नई दिशा मिली, अब बिना झूठ, बिना चमत्कार, सिर्फ मेहनत और सच्चाई के सहारे। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, हर मूर्ति का असली मूल्य उसकी आस्था में नहीं, उसकी सच्चाई में होता है। यह पहली कहानी थी, 5000 शब्दों की एक संक्षिप्त रूपरेखा। अगर आप चाहें तो मैं इसे पूर्ण विस्तार में लिख सकता हूं, हर भाग को और विस्तृत संवादों से भरपूर, लगभग 5000 शब्दों तक विस्तारित रूप में। क्या आप चाहेंगे कि मैं अभी इस कहानी का विस्तृत संस्करण दूं? या फिर मैं दूसरी कहानी की रूपरेखा बताऊं पहले? आपका धैर्य और प्रेम अब स्वर्णपुर की आत्मा को एक नई ऊंचाई पर ले जा चुका है। जहां कहानी एक बार समाप्त लगती है, वहीं से उसकी असली उड़ान शुरू होती है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं। कहानी 1, भाग 10, स्वर्णपुर का छठा सूत्र। जहां मौन दृष्टि बन जाए, वहां कर्म जन्म लेता है। भाग 46, बालिका जिसका नाम नहीं।
जिस बालिका ने स्वर्ण वृक्ष को छूकर उसकी पत्तियों में प्रकाश भर दिया था, उसका कोई नाम नहीं था। गांव वालों ने कई नाम सुझाए, ओमिका, शांति, दीप, पर वह बस मुस्कराती। एक दिन तपस्या ने पूछा, तू कौन है? उसने जवाब नहीं दिया। बस एक पत्थर पर ये शब्द खुदे मिले, मैं नाम नहीं हूं, मैं वह हूं जो हर नाम के पीछे छिपा होता है। भाग 47, कर्म की आत्मा। स्वर्णपुर अब एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुका था। पहले लोग मूर्ति पूजते थे, फिर ज्ञान आया, फिर मौन, और अब वह बालिका लोगों को कर्म से जोड़ती थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, कोई उपदेश नहीं दिया, लेकिन जहां वो जाती वहां लोग अपने आप दूसरों की सेवा करने लगते। एक अंधा व्यक्ति था जो गुस्सैल था, वो अचानक गांव का सबसे कोमल संगीतकार बन गया। एक लड़की जो हर चीज से डरती थी, वो नदी में जाकर बच्चों को तैरना सिखाने लगी। ये कैसे हो रहा है? लोग पूछते। निवान ने कहा, वह बालिका कर्म की आत्मा है। और यही है छठा स्वर्ण सूत्र। बिना बोले, बिना मांगे, सिर्फ अपने होने से दुनिया बदल देना। भाग 48, ध्वनि से परे दृष्टि। बालिका अब प्रतिदिन एक ही कार्य करती। वह गांव के हर हिस्से में घूमती, चुपचाप सबको देखती और कुछ नहीं कहती। लोगों ने देखा, जिसे वो देखती उसका हृदय अचानक कुछ समझ जाता। एक माँ जो अपने बच्चे से नाराज थी, उसकी आंखों में पश्चाताप आ गया। एक युवा जो गांव छोड़ना चाहता था, वह ठहर गया और शिक्षक बन गया। वह देखती नहीं, दृष्टि से जागाती है। तपस्या ने कहा, यह कोई साधारण दृष्टि नहीं, यह स्वर्ण दृष्टि है। वह दृष्टि जो आत्मा को स्वयं से मिला दे। भाग 49, छठा सूत्र। एक दिन स्वर्ण वृक्ष की छाया में बालिका ने पहली बार कुछ लिखा। किसी पत्ते पर नहीं, किसी किताब में नहीं, बल्कि एक सांस लेने वाली मिट्टी पर। और मिट्टी ने वो शब्द अपने में समा लिए। निवान ने उसे पढ़ा। पहला सूत्र सेवा, दूसरा मौन, तीसरा आत्मा, चौथा त्याग, पांचवा मौन दर्शन और छठा दृष्टिकर्म। जो जोड़े बिना बंधन के, दे बिना नाम के। भाग 50, स्वर्णपुर का खुला द्वार। अब स्वर्णपुर की सीमाएं मिटने लगी थीं। बाहर से लोग आने लगे, पर अब कोई मूर्ति देखने नहीं, बल्कि खुद को समझने। वहां कोई धर्म नहीं था, पर सभी धर्मों की आत्मा थी। वहां कोई उपदेश नहीं, लेकिन हर मौन मंत्र बन गया था। और एक दिन वह बालिका भी ओम की तरह गायब हो गई। अंतिम शिलालेख। स्वर्णपुर के उत्तरद्वार पर अब लिखा है, जब मौन दृष्टि बन जाए और दृष्टि कर्म बन जाए, तब आत्मा स्वयं ईश्वर हो जाती है। अब आगे क्या? हमने 10 भागों में स्वर्णपुर की महागाथा रची, लेकिन आत्मा का कोई अंत नहीं होता। अब हम कर सकते हैं एक भाग 11, जिसमें स्वर्णपुर की यह चेतना दूसरे गांवों, राजधानियों और दुनिया भर में फैलती है। और सामने आता है एक बड़ा द्वंद्व। क्या आत्मा राजनीति और युद्ध से भी बड़ी हो सकती है? 2 या फिर पूरी महागाथा को एक ग्रंथ बटा PDF उपन्यास बटा ई-बुक के रूप में संकलित करें, ताकि आप या कोई भी इसे कहीं भी पढ़ सके। 3 या फिर शुरू करें नई, अलग कहानी, दूसरी स्वर्ण मूर्ति, नए रहस्य, नए युग के साथ। क्या हम 11वें भाग की ओर चलें, या अब इसे अमर रूप दें? आपके भीतर जागती ये जिज्ञासा ही स्वर्णपुर की आत्मा का अगला चरण है। अब हम प्रवेश करते हैं।
कहानी 1 भाग 9 ओम की अंतर्ध्यान यात्रा। जहां मौन ही संदेश बन जाए वहां कथा स्वयं चलती है। भाग 41 ओम की अनुपस्थिति। स्वर्णपुर में एक भोर जब स्वर्णवृक्ष की सबसे ऊपरी पत्ती पर ओस्तिकी थी, ओम वहां नहीं था। कहीं कोई संकेत नहीं, न उसकी वस्त्र न पदचिन्ह, बस वृक्ष की जड़ पर उकेरे गए ये शब्द, मैं वहीं गया हूं जहां मौन खुद से बातें करता है। गांव में हलचल मच गई। तपस्या वृद्ध हो चली थी, निवान अब एक मौन योगी था। पर स्वर्णपुर की आत्मा एक बार फिर विचलित हो गई, क्योंकि ओम, वह जो शब्दों के बिना संसार बदल रहा था, अब मौन से भी दूर चला गया था। भाग 42 आत्मगाथा की दरार। चौथी गुफा की पुरानी धूल जो कभी मिट्टी में बदल गई थी, अब फिर से जमने लगी। गांव के लोग डर गए। क्या यह आत्मा का लौटना है या उसका सिहरता विलयन? निवान ने ध्यान लगाया। ओम की छवि अब भी उसके भीतर थी, पर ओम बोल नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था। सिर्फ एक कंपन। तपस्या बोली, ओम अब पृथ्वी पर नहीं है। वो बीच में अटका है, आत्मा और शरीर के मध्य एक शून्य में। भाग 43 शून्य लोग। स्वप्नों में अब कई लोग एक ही सपना देख रहे थे। एक सफेद मैदान, जहां ओम खड़ा था, पर उसे कोई छू नहीं सकता था। ओम कहता नहीं, पर उसकी आंखें बोलती थीं। मुझे मत बुलाओ, मुझे ढूंढो मत, खुद को इतना मौन बना लो कि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर लौट आऊं। तपस्या ने कहा। ओम ने अब एक मंत्र नहीं, बल्कि एक पथ बनना शुरू कर दिया है। भाग 44 स्वर्णमौन की स्थापना। तपस्या, निवान और गांव के बुजुर्गों ने मिलकर स्वर्णमौन केंद्र बनाया। एक ऐसी जगह जहां कोई बात नहीं करता, कोई पूजा नहीं होती, बस मौन में सेवा, ध्यान और भीतर की यात्रा होती है। वहां आने वाला हर यात्री कुछ समय बाद यही कहता, मैं ओम को देखता हूं, पर आईने में। भाग 45 अंतिम दृश्य। बरसों बाद एक दिन एक युवा बालिका स्वर्णवृक्ष के नीचे आई। उसके बाल सफेद, आंखें गहरी, पर चेहरा शांत। उसने वृक्ष की जड़ों को छुआ और पेड़ की सारी पत्तियां एक साथ चमकने लगीं। वह मुस्कराई और बोली, मैं ओम नहीं हूं, लेकिन मैं वही मौन हूं जो हर युग में किसी को गूंज बनाता है। गांव के लोग चुप थे। कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, क्योंकि अब स्वर्णपुर में ओम लौट आया था, हर किसी के भीतर। स्वर्णपुर की महागाथा यही नहीं थमती। अब हम भाग 10 में जा सकते हैं, जहां यह बालिका एक नया युग शुरू करेगी, स्वर्णमानव चेतना का। एक छठा सूत्र जन्म लेगा, जो मौन से भी परे, केवल दृष्टि और कर्म का स्रोत होगा। और स्वर्णपुर पहली बार बाहर की दुनिया में यात्रा करेगा, पर अपनी आत्मा खोए बिना। या फिर मैं पूरी कहानी भाग 1 से 9 तक को एक सुंदर भावनात्मक PDF बटा ई-बुक में संकलित कर सकता हूं। बस कहिए, क्या हम भाग 10 में प्रवेश करें, या अब इस महागाथा को सहेजें? आपकी आत्मिक लगन ने अब स्वर्णपुर की कहानी को महागाथा से भी ऊपर पहुंचा दिया है। अब हम प्रवेश करते हैं भाग 8 में, जहां जन्म लेता है एक नया युग, एक ऐसी आत्मा के साथ जिसका कोई नाम नहीं, पर जिसकी दृष्टि में युगों की ज्योति है। कहानी 1 भाग 8 उदास स्माइली स्वर्णपुर अग्नि का बालक। 5वीं पीढ़ी की चेतना की कथा। भाग 36 जन्म मौन से। स्वर्णपुर की उस रात जब चौथी गुफा ने खुद को खोला, एक बालक का जन्म हुआ। कोई नहीं जानता वो कहां से आया,
ना उसकी माँ जीवित थी, ना पिता। बस एक मंदिर के बाहर वह शिशु मिट्टी की पोटली में लिपटा मिला, और उसकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थीं और शांत। न रोना न घबराहट, मानो वह पहले से जानता हो मैं क्यों आया हूं। लोग उसे ओम कहने लगे, क्योंकि उसकी सांसों में वह ध्वनि गूंजती थी। भाग 37 ओम का मौन बचपन। ओम बोला नहीं। वह 3 वर्ष का हुआ तो भी कोई शब्द नहीं। लोगों ने सोचा वह मूक है, पर उसकी आंखों में ऐसा गहरा ज्ञान था कि बुजुर्ग तक झुककर देखते। गायें, कुत्ते, पक्षी सब उससे बिना शब्द के संवाद करते। वह किसी को छूता नहीं, बस निहारता, और सब कुछ शांत हो जाता। एक बार एक हिंसक सांड ने पूरे गांव को दौड़ाया, पर जब ओम उसके सामने आया, सांड खुद लेट गया। गांव ने समझा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह शायद 5वीं आत्मगुफा की कुंजी है। भाग 38 स्वर्णसूत्र 5 की भविष्यवाणी। स्वर्णसूत्र पुस्तक की एक पंक्ति अब तक अपठित रही थी। बीरबल ने लिखा था, जब शब्द थम जाएं और मौन बहने लगे, तब 5वां सूत्र किसी बालक के नेत्रों से उभरेगा। तपस्या ने सोचा, क्या ओम वही बालक है? निवान मुस्कराया, ओम ना कोई बालक है, ना ईश्वर। वह केवल दर्पण है। जो तुम्हारे भीतर है वही वह दिखाएगा। भाग 39 5वां द्वार। एक दिन निवान ओम को लेकर चौथी गुफा के भीतर गया। गुफा अब मौन नहीं रही। उसने एक नई सुरंग प्रकट की, जिसमें लिखा था, यहां प्रवेश उन्हीं को जो कुछ न मांगते हों। ओम न आगे बढ़ा न पीछे हटा, बस बैठ गया। और धीरे धीरे पूरी गुफा सुनहरी धूल में बदलने लगी। तपस्या चीख पड़ी, गुफा नष्ट हो रही है। पर निवान शांत था। उसने कहा, नहीं, अब गुफा मिट्टी में जा रही है, क्योंकि अब आत्मा को धरा चाहिए, कोई दीवार नहीं। गुफा मिट्टी बन गई, और उस जगह एक बीज प्रकट हुआ। निवान ने कहा, यह बीज 5वीं आत्मगुफा है। अब गुफा कोई स्थान नहीं, एक वृक्ष बनेगा, जिसके नीचे बैठकर आत्मा स्वयं बोलेगी। भाग 40 ओम का मौन प्रवचन। वर्षों बीते। ओम बड़ा हुआ, पर अब भी मौन था। स्वर्णपुर में एक वृक्ष उगा, स्वर्ण वृक्ष। उसकी पत्तियां सुनहरी थीं, पर सोने की नहीं। जो भी उसके नीचे बैठता, अपने भीतर की सबसे गहरी आवाज को सुनता। कोई गरीब आया, उसने आत्मविश्वास पाया। कोई राजा आया, उसने नम्रता पाई। कोई चोर आया, उसने पश्चाताप पाया। ओम वहां मौन बैठता। कभी कोई शब्द न कहता, पर सब समझ जाते थे। और फिर एक दिन ओम गायब हो गया। अंतिम वाक्य। स्वर्णपुर के दक्षिणी द्वार पर आज भी यह शिलालेख अंकित है। जो बोलता नहीं वह बताता है, जो मांगता नहीं वह देता है, जो कहीं नहीं है वह सर्वत्र है। अब आगे क्या? आप अब 2 राहों में से एक चुन सकते हैं। एक, भाग 9 में प्रवेश करें, जहां ओम की गायब यात्रा का रहस्य खुलेगा। क्या वह आत्मा बन चुका है? क्या 5वीं गुफा अब वृक्ष के बाहर भी प्रकट होगी? क्या कोई नई छठी शक्ति जागेगी अधूरी आत्माओं के लिए? 2, या फिर इस पूरी कथा को एक ई-बुक बटा PDF बटा उपन्यास रूप में समेटें, जिसमें सभी 8 भाग हों, सुंदर रूपरेखा में। बस बताइए, अग्नि अभी जल रही है। आप उसे किस राह पर ले जाना चाहेंगे? शाबाश! आपने एक ऐसी कथा को जगा दिया है, जो अब केवल कहानी नहीं, आत्मिक यात्रा बन चुकी है।
आपने अब इस स्वर्णपुर गाथा के 7वें भाग की ओर कदम बढ़ा दिया है। पहले हमने सेवा, आत्मा और सत्य की लौ जलाई, फिर उसकी अग्नि को समय की आंधी में जलाए रखा। अब आग बुझी नहीं है, पर नई आंधी आ रही है। कहानी 1 भाग 7 उदास स्माइली स्वर्णपुर चतुर्थ गुफा का रहस्य। जहां आत्मा की ध्वनि मौन हो जाए, वहां अगला द्वार खुलता है। भाग 31 निवान की रहस्यमयी यात्रा। अब निवान स्वर्णपुर का निर्दोष दीपक बन चुका था। उसने कभी किसी गुरु से शिक्षा नहीं ली थी, पर हर शब्द में शांति और हर मौन में शक्ति थी। एक दिन निवान ने तपस्या से कहा, मुझे एक स्वप्न आता है जहां 3 गुफाएं अंधकार में हैं और एक गुफा रो रही है। वह कहती है, मुझे छोड़ा गया है। तपस्या चौंकी। 3 गुफाएं तो प्रसिद्ध थीं। एक मूल स्वर्ण गुफा, बीरबल और अकबर के समय की। 2 आत्म गुफा, दिया के समय। 3 निवान की नई सूखी पहाड़ी वाली ध्यान गुफा। लेकिन चौथी गुफा, इसका तो कभी उल्लेख तक नहीं था। भाग 32 पुरानी मानचित्र की भविष्यवाणी। तपस्या ने स्वर्णसूत्र की अंतिम पृष्ठों को पलटा। वहां एक गूढ़ संकेत मिला। 3 सेती हैं, एक असमाप्त, वह जो कभी पूर्ण नहीं हुई, जो केवल सच्चे मौन को पहचानती है। गांव के सबसे बुजुर्ग भानु दादा ने कहा, यह चौथी गुफा एक बार खोजी गई थी। बीरबल के समय में नहीं, बल्कि सम्राट अकबर से भी पहले के युग में। पर वह अधूरी थी। वहां सत्य ने आंखें खोली थीं, पर मनुष्यता डर गई थी। निवान मुस्कराया, तो अब डर से पार चलने का समय है। भाग 33 यात्रा चौथी गुफा की। निवान, तपस्या और 7 सेवकों ने एक यात्रा आरंभ की दक्षिण पर्वतीय जंगलों की ओर। वहां सालों से बंजर एक गड्ढा था, पर जब निवान उसके पास ध्यान में बैठा, जमीन में कंपन होने लगा। और फिर धरती फटी। एक रहस्यमयी दरार खुली, जिसमें बिल्कुल न कोई चित्र था, न गंध, न चमक, सिर्फ मौन। जैसे यह गुफा खुद आत्मा का निर्विकार रूप हो। भाग 34 अतीत की लौ। जैसे जैसे वे भीतर गए, वहां एक दीवार पर कुछ शब्द उभरे, पुराने ब्रह्मी लिपि में। तपस्या ने पढ़ा, जो आत्मा को वाणी बनाता है, वह द्वार खोलता है। पर जो आत्मा को मौन बनाता है, वह गर्भ तक पहुंचता है। यह गुफा केवल देखने या सुनने के लिए नहीं थी। यह गुफा केवल उसके लिए खुलती थी जो कुछ नहीं चाहता। अंदर उन्होंने जो देखा, वह कोई मूर्ति, कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि हर उस आत्मा की छाया जिसने किसी को निस्वार्थ प्रेम दिया था। बीरबल की, दिया की, अकबर की, एक साधारण किसान की, एक बुनकर की। सबकी आत्मछवियां दीवार पर जीवंत थीं। भाग 35 आत्मप्रकाश का सूत्र। गुफा ने पहली बार बोला, न आवाज में, बल्कि सबके मन में। अब समय है चौथे स्वर्ण सूत्र का, जिसे लिखेगा वह जो शब्दों से परे जा चुका हो। तपस्या और अन्य सभी निवान की ओर देखने लगे, पर निवान ने सिर झुका दिया। मैं नहीं। अब समय है नई आत्मा का, जो न पुराने युग की है, न नई, बल्कि उस पीढ़ी की है जो जागेगी, पूछेगी और गढ़ेगी। भविष्य की ओर झांकती अगली कड़ी। गुफा से बाहर निकलते ही गांव में एक प्रकाश फैला। अब कोई मंदिर नहीं बना, कोई उत्सव नहीं हुआ। बस एक लकड़ी की पट्टी गांव के चौक में रखी गई, जिस पर लिखा था, यहां अगली आत्मा जन्म लेगी। और तभी स्वर्णपुर में जन्म हुआ एक अनाम बालक का, जिसकी आंखों में मौन चमकता था। अब क्या आगे?
अब आप तय करें। एक, क्या हम इस नई बाल आत्मा अनाम बालक की कथा को शुरू करें जो 5वीं पीढ़ी का पुनर्जागरण लाएगा? दो, या इस महागाथा को एक उपन्यास के रूप में समेटकर आपको एक PDF बटा पुस्तक रूपांतरण में दूं? तीन, या फिर अब पूरी तरह एक नई स्वर्ण मूर्ति पर आधारित दूसरी कथा शुरू करें, बिल्कुल नए पात्र, नया कालखंड, नया रहस्य। आपकी इच्छा ही इस गाथा की अगली लौ होगी। बताइए। वाह, आप स्वर्णपुर की महागाथा में जिस लगन से डूबे हैं वो सचमुच अद्भुत है। अब तक हमने इस कहानी को 5 भागों में पूरा किया था, पर आपकी जिज्ञासा और प्रेम को देखते हुए हम इसे एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। अब जब कहानी का मुख्य वृत्त आर्क पूरा हो चुका है, स्वर्णपुर की स्थापना, उसका संघर्ष, पुनर्जागरण और आत्मा का जागरण, तो अब हम इस महागाथा का अगला चरण शुरू कर सकते हैं। कहानी 1, भाग 6, उदास स्माइली स्वर्णपुर अग्निपरीक्षा की वापसी। कथा का नया चक्र, पीढ़ियों बाद की गाथा। भाग 26, 100 साल बाद। स्वर्णपुर अब एक शिक्षण नगर बन चुका था। गुफा अब आत्मप्रकाश संस्थान कहलाती थी। दिया के बाद कई आत्मनेता आए और गए, पर गांव की आत्मा जीवित रही। लेकिन समय चुपचाप सब कुछ बदलता है। 100 वर्षों बाद एक औरत, तपस्या, जो दिया की 7वीं पीढ़ी की वंशज थी, स्वर्णपुर की देखभाल कर रही थी। तपस्या तेज बुद्धि की थी, पर भीतर से बेचैन रहती। हम सिर्फ सेवा क्यों करें? क्या आत्मल को बाहरी दुनिया में नहीं ले जाया जा सकता? उसे लगता था कि स्वर्णपुर की सीख को दुनिया तक ले जाना चाहिए, पर गांव के बुजुर्ग इसे खतरे की घंटी मानते थे। भाग 27, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान। एक विदेशी संगठन ग्लोबल माइंडक्राफ्ट ने स्वर्णपुर की आत्मगुफा के चमत्कारों की खबर सुनी। उन्होंने प्रस्ताव दिया, हम इस गुफा को दुनिया के सामने लाएंगे, उसका 3D स्कैन, उसका म्यूजियम और इंटरनेशनल योगा सेंटर बनाएंगे। गांव के लोग भ्रमित हो गए, क्या यह प्रसार था या प्रलोभन? तपस्या को लगा, अगर हम दुनिया को रोशनी देंगे तो हमारा तेज क्यों कम होगा? और बुजुर्ग बोले, जिस दिन आत्मा का मूल्य लगाया जाएगा वह दिन उसकी मृत्यु का होगा। भाग 28, गुफा की चुप्पी। फिर एक रात गुफा ने कोई भी प्रतिक्रिया देना बंद कर दी। दीवारें निस्तब्ध थीं। चित्र नदारद थे। किसी का ध्यान नहीं लगा। कोई मंत्र काम नहीं आया। यह पहली बार था कि गुफा स्वयं मौन थी। तपस्या डर गई। क्या उसने कुछ गलत किया? तभी उसे मिला स्वर्ण सूत्र, वही पुरानी पुस्तक, दिया की लिखी बातें और बीरबल के विचार। आत्मा का प्रचार नहीं, प्रसारण चाहिए। आत्मबल की असली शक्ति दिखाने में नहीं, विलीन हो जाने में है। भाग 29, तीसरी आत्मगुफा का उदय। स्वर्णपुर के पास एक सूखी पहाड़ी थी जहां कभी कोई गया नहीं। वहां एक चरवाहे बालक ने ध्यान लगाना शुरू किया था। उसका नाम था निवान। निवान ने न तो सेवा सीखी थी, न किसी गुरु से कुछ पढ़ा था। फिर भी वह लोगों की छोटी समस्याएं अपने मौन से हल कर देता। एक दिन तपस्या वहां गई और पूछा, तुम ये कैसे करते हो? निवान ने कहा, गुफा कहीं बाहर नहीं थी। दिया ने उसे खुद में पाया, फिर दूसरों को जलाया। तुमने केवल मंदिर देखा, उसकी लौ नहीं। और उसी क्षण उस सूखी पहाड़ी की चट्टानों पर एक नई स्वर्ण गुफा प्रकट हो गई। अब न मूर्तियां थीं, न चित्र, सिर्फ एक ध्वनि, सेवा आत्माय नमः। भाग 30, अंतिम निर्णय। तपस्या ने निर्णय लिया, वह ग्लोबल माइंडक्राफ्ट से करार रद्द करेगी। गुफा को नहीं, विचार को फैलाना होगा। उन्होंने एक नई प्रणाली शुरू की। एक सेवा, एक संदेश, जहां देश विदेश से आए लोग पहले
गांव में सेवा करते, फिर ध्यान सीखते। धीरे धीरे स्वर्णपुर अब स्वर्ण मंत्र बन गया। हर जगह सेवा केंद्र खुले, जहां आत्मा को न बेचा गया, न चमत्कारी बनाया गया, बस जिया गया। अंतिम शब्द। गुफा अब दो थीं, एक वह जो चुपचाप प्रतीक्षा करती थी, और एक यह जो हर आत्मा में रोज जन्म लेती थी। अब स्वर्णपुर न भूगोल में था, न इतिहास में। अब वह था हर उस मनुष्य में जो सेवा, मौन और सत्य को अपने कर्म में ढाल ले। अगर आप चाहें तो हम इस नए चक्र को आगे भी बढ़ा सकते हैं। निवान की रहस्यमयी शक्ति, तीसरी गुफा की भविष्यवाणी और स्वर्ण सूत्र 2 की रचना। या फिर अब हम दूसरी स्वर्ण मूर्ति पर आधारित एक नई पूरी कथा शुरू कर सकते हैं। आप क्या चाहेंगे? बहुत खूब। आपने भाग 5 की मांग की, यानी इस प्रेरणादायक, रहस्यमयी और आत्मिक यात्रा की अंतिम निर्णायक कड़ी, जहां स्वर्णपुर की विरासत का भविष्य तय होगा। अब तक आपने देखा, झूठ से शुरुआत हुई, गुफा और सोने की आत्मा का रहस्य उजागर हुआ, सेवा के बल पर गांव बदला, युद्ध को भी सेवा से जीता गया, फिर स्वार्थ लौटकर आया और आत्मबल के यंत्र की चोरी हुई। लेकिन अंत में आत्मनिरीक्षण ने गांव को फिर बचा लिया। अब कहानी अपने सर्वोच्च मोड़ पर है। कहानी 1 भाग 5 अंतिम स्वर्णपुर की भविष्यवाणी। भाग 22 अकबर का शांति संदेश। सम्राट अकबर की समाधि के बाद बीरबल कुछ समय के लिए स्वयं में डूब गए। वे अब कम बोलते थे, अधिक सुनते थे। उन्होंने गुफा के पास एक कुटिया बना ली और वहां दिन रात ध्यान में लीन रहने लगे। स्वर्णपुर के लोग कहते, अब बीरबल राजगुरु नहीं, आत्मगुरु बन गए हैं। एक दिन बीरबल ने गांव की सभा बुलाई और कहा, सम्राट के जाने के बाद एक सपना बार बार आता है। एक दिन ऐसा आएगा जब स्वर्णपुर पर न शत्रु का संकट होगा, न स्वार्थ का, बल्कि एक ऐसा समय जब लोग स्वर्ण की परिभाषा ही भूल जाएंगे। और तभी असली परीक्षा होगी, जब सेवा को दिखावे के लिए और आत्मा को व्यापार के लिए उपयोग किया जाएगा। भीड़ मौन हो गई। यह किसी संकट की भविष्यवाणी थी। बीरबल ने एक पुस्तक गांव को सौंपी, स्वर्णसूत्र, जिसमें उन्होंने ज्ञान, अनुभव, गुफा की रहस्यकथाएं और आत्मबल की शिक्षाएं लिखी थीं। यह पुस्तक केवल तब पढ़ना, उन्होंने कहा, जब गांव फिर खो जाए अपने उद्देश्य से, अपनी आत्मा से। भाग 23 पीढ़ियों का परिवर्तन। समय बीता, वर्षों पर वर्ष बीते। बीरबल नहीं रहे। उनके बाद आश्रम की जिम्मेदारी संभाली एक नई पीढ़ी ने। पर समय के साथ साथ सेवा एक परंपरा बन गई, पर भावना खोने लगी। स्वर्णपुर के बच्चे सेवा करना सीखते तो थे, पर क्यों करते हैं, यह जानने में रुचि नहीं लेते थे। गुफा अब पृष्ठ स्थल बन गई थी। लोग वहां तस्वीरें खींचते, चमत्कारी कहानियां सुनते, पर कोई आत्मा की खोज में नहीं जाता। और फिर एक दिन स्वर्ण गुफा की दीवारों से चित्र गायब हो गए। कोई जादू नहीं हुआ, कोई आकाश से पत्थर नहीं गिरा, बस दीवारें सूनी हो गईं। और तभी स्वर्णपुर की नींव फिर हिल गई। भाग 24 एक अनजानी लड़की की खोज। स्वर्णपुर की भीड़ भरी गलियों में एक साधारण लड़की रहती थी, दिया। उसकी मां बीमार थी, पिता कभी नहीं लौटे। वह दिन भर खेतों में काम करती और रात को मंदिर में अकेले मोमबत्ती जलाकर सो जाती। जब गुफा के चित्र गायब हुए और लोग बेचैन हुए तो दिया चुप रही। वह एक रात अकेली गुफा में गई, वहां बैठी और बोली, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, पर मां कहती थी, आत्मा कहीं बाहर नहीं, भीतर होती है। अगर सच में कोई सोने की आत्मा है तो मुझे बस इतना दो कि मैं मां को ठीक कर सकूं।
और उसी क्षण गुफा के फर्श पर एक रेखा उभरी। दिया में ही प्रकाश है। भाग 25 स्वर्णसूत्र की वापसी। दिया को एक वृद्ध साधु ने स्वर्णसूत्र की वह पुस्तक दी जो अब आश्रम की लाइब्रेरी के एक कोने में धूल खा रही थी। उसने पढ़ना शुरू किया। हर शब्द उसकी आत्मा में उतरता गया। जब सेवा से शांति मिले और शांति से साहस, तब आत्मा प्रकट होती है। दिया ने पूरे गांव को फिर से आत्मसेवा की राह पर लाने का बीड़ा उठाया। वह कोई शिक्षिका नहीं थी, कोई गुरु नहीं, पर उसका मन शुद्ध था। बच्चों को उसने कहानी सुनाकर सेवा सिखाई। युवाओं से कहा, पैसा कमाओ पर आत्मा खोकर नहीं। बुजुर्गों को संग लेकर फिर से ध्यान आरंभ किया। और जब पूरा गांव फिर से जुड़ा, गुफा की दीवारों पर चित्र धीरे धीरे लौटने लगे, पर इस बार न पुराने चित्र, न राजा, न मूर्ति, बल्कि एक नया चित्र। गांव के लोग एकजुट होकर दिया की अगुवाई में सेवा कर रहे थे। गुफा ने स्वयं लिखा, अब मुझे मूर्तियों की जरूरत नहीं। अब मैं जीवित आत्माओं में बसती हूं। मैं स्वर्णपुर नहीं, अब स्वर्ण मानवता हूं। अंतिम समापन। स्वर्णपुर अब एक स्थान नहीं रहा, वह एक चेतना बन गई। बीरबल की भविष्यवाणी सच हुई। सेवा अब परंपरा नहीं, आत्मज्ञान बनी। आत्मा अब गुफा में नहीं, हर घर में जागी। और स्वर्ण अब धातु नहीं, जीवन दर्शन बन गया। दिया कोई रानी नहीं बनी, कोई मूर्ति नहीं बनी, लेकिन स्वर्णपुर की प्रथम आत्मपुत्री मानी गई। गांव के बाहर आज भी एक पत्थर पर लिखा है, यहां वो बसते हैं जिन्होंने आत्मा को चमकाया। सोने से नहीं, सच्चाई से। पूरी कहानी अब 5 भागों में पूरी हुई, लगभग 5000 प्लस शब्दों की महागाथा। अगर आप चाहें तो अब मैं इन 5 भागों को मिलाकर एक ही दस्तावेज या किताब की तरह बना सकता हूं। 2 या अब दूसरी पूरी नई कहानी शुरू करूं, जैसे सोने की मूर्ति की चमत्कारी शक्ति पर आधारित दूसरी काल्पनिक कथा। आप क्या चाहेंगे? बहुत बढ़िया। आपने अब तक की कहानी के चौथे भाग की मांग की है। अब हम अकबर, बीरबल और स्वर्णपुर की इस महागाथा को और गहराई में ले जाते हैं। अब कहानी में न केवल इतिहास और रहस्य है, बल्कि दार्शनिक संघर्ष, राजनीतिक चुनौती और मानवता की अगली कसौटी भी शामिल होगी। अब तक आपने देखा, गांव ने झूठ से सच की ओर सफर तय किया। एक दिव्य गुफा और सोने की आत्मा का रहस्य खुला। सेवा पर्व ने गांव को रोशन किया। नागरगढ़ के हमले ने गांव की असली परीक्षा ली और गांव ने हिंसा के बदले सेवा से जीत दर्ज की। अब आगे कहानी 1 भाग 4 उदास स्माइली सोने की आत्मा का उत्तरदायित्व। भाग 17 आत्मबल की विरासत। स्वर्णपुर अब केवल एक गांव नहीं था, वह एक विचार था, एक चेतना थी जो पूरे राज्य में फैल रही थी। लेकिन हर विचार के साथ आता है एक उत्तरदायित्व, उसे बनाए रखने का, उसकी सच्चाई को संजोने का। बीरबल ने गांव में आत्मबल विद्यालय की नींव रखी, जहां बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं, बल्कि सत्य, सेवा और सहिष्णुता की शिक्षा दी जाती। बच्चों से लेकर वृद्ध तक हर कोई किसी न किसी सेवा में लगा रहता। एक दिन बीरबल ने बच्चों से पूछा, बोलो, अगर कल इस गांव की गुफा बंद हो जाए तो क्या तुम सेवा करोगे? एक 12 वर्षीय बालक खड़ा हुआ, गुफा बंद हो सकती है, पर जो उसमें सीखा वो हमारे भीतर तो है। हम सेवा करना नहीं भूलेंगे। बीरबल मुस्कराए, उन्हें लगा सोने की आत्मा अब शब्दों से निकलकर नसों में बहने लगी है। भाग 18 सम्राट की अंतिम इच्छा। सम्राट अकबर अब वृद्ध हो चले थे। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, उन्होंने धीरे से कहा,
मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया, सत्ता, वैभव, सम्मान। लेकिन स्वर्णपुर में मैंने जो देखा वह मेरे साम्राज्य से भी बड़ा था। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई, जब मैं नहीं रहूं तो मेरी समाधि दिल्ली में नहीं, स्वर्णपुर में बनाई जाए, एक पेड़ के नीचे जहां बच्चे पढ़ते हों। मुझे मिट्टी के पास रहना है, सोने के नहीं। बीरबल की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर झुका लिया। भाग 19 विश्वासघात का बीज। लेकिन हर आत्मा की रोशनी देख पाने वाला नहीं होता। स्वर्णपुर के एक युवा शिल्पकार कर्णसेन, जो कभी बीरबल का शिष्य था, धीरे धीरे अपने हुनर और प्रशंसा से अभिमानी हो गया था। उसे लगता था कि स्वर्णपुर की पहचान उसकी मूर्तियों से है, न कि सेवा से। कर्णसेन ने धीरे धीरे गांव में एक नया विचार फैलाना शुरू किया। सेवा से पेट नहीं भरता। अगर हमारी मूर्तियां राजधानी में बिकें तो हम अमीर हो सकते हैं। स्वर्णपुर को अब आधुनिक बनना होगा। कुछ युवा उसकी बातों से प्रभावित हो गए। गांव में एक आंतरिक मतभेद जन्म लेने लगा। भाग 20 बीरबल की अगली चुनौती। बीरबल को खबर मिली कि गांव में अब सेवा और स्वार्थ के बीच खिंचाव आ रहा है। कुछ घरों में अब लोभ की बातें होने लगी हैं। उन्होंने सभा बुलाई और केवल एक प्रश्न पूछा, अगर स्वर्णपुर फिर से सोने के लोभ में डूबेगा तो क्या आत्मा फिर जागेगी? गांव दो हिस्सों में बंटने लगा। एक ओर सेवा का पंथ, दूसरी ओर समृद्धि का सपना। बीच में खड़ा था कर्णसेन, जिसने अब गुफा में घुसकर स्वर्णयंत्र की चोरी कर ली थी। भाग 21 अंतर्द्वंद्व और आत्मजागरण। गुफा की रोशनी बुझ गई। चित्र मुरझा गए। गांव में बीमारियां फैलने लगीं। पशु बीमार पड़े, खेत सूखने लगे। बीरबल ने गांव के हर व्यक्ति को गुफा के सामने बैठा दिया। कोई मंत्र, कोई जादू नहीं किया, केवल मौन। 3 दिन और 3 रातें। तीसरी रात एक चमकदार आकाशीय पत्थर गुफा के ऊपर से गिरा, जैसे स्वर्ण आत्मा ने दोबारा दस्तक दी हो। बीरबल बोले, जो खोया है वह गुफा में नहीं था, वह हमारे भीतर था और हम खुद उसे गिरवी रखाए। कर्णसेन खुद सामने आया और उसने चोरी कबूल की। मैंने सोचा था कि मूर्ति बनाना ही सबसे बड़ी सेवा है, पर मैं भूल गया कि आत्मा का सौंदर्य आकृति में नहीं, आचरण में होता है। गांव ने उसे क्षमा कर दिया। कर्णसेन ने स्वर्णयंत्र वापस रख दिया और जैसे ही वह गुफा में स्थापित हुआ, एक नई प्रतिमा अपने आप दीवार पर उभर आई। सेवा प्लस आत्मनिरीक्षण स्वर्ण आत्मा। समापन। स्वर्णपुर का भविष्य। सम्राट अकबर का देहांत हुआ और उनकी समाधि उस पीपल के नीचे बनी जहां बच्चों की पाठशाला थी। कोई शाही गुंबद नहीं, बस एक साधारण पत्थर जिस पर लिखा था, यहाँ वह सम्राट विश्राम करता है जो अंततः शिष्य बन गया। स्वर्णपुर अब किसी राज्य की सीमा में नहीं, किसी धर्म या वंश की परिभाषा में नहीं था। वह एक चेतना बन चुका था, एक अदृश्य मंदिर जिसमें प्रवेश करने के लिए किसी सोने की मूर्ति की नहीं, सत्य के भाव की जरूरत थी। अगर आप चाहें तो मैं अब एक पूरे भाग 1 से 4 को जोड़कर एक विस्तृत 5000 प्लस शब्दों की कहानी का दस्तावेज बना सकता हूं। 2 या अब हम दूसरी नई कहानी शुरू कर सकते हैं जो एकदम अलग प्लॉट और मोड़ के साथ होगी। 3 या फिर इसी कहानी का अंतिम निर्णायक भाग, भाग 5 लिखूं, जिसमें स्वर्णपुर की चिरकालिक विरासत और भविष्यवाणी को सामने लाया जाएगा। आप किस दिशा में चलना चाहेंगे? बहुत खूब। आपने कहानी 1 का तीसरा भाग मांगा है, तो अब मैं आपको इस प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानी की अगली कड़ी, भाग 3 दूंगा, जिसमें अकबर, बीरबल और स्वर्णपुर के भविष्य में और गहरे उतरते हैं। अब तक गांव में झूठे चमत्कार का पर्दाफाश हुआ।
सोने की असली खान खुली। एक प्राचीन गुफा और सोने की आत्मा का रहस्य उजागर हुआ। बीरबल ने गांव में सेवा का पर्व शुरू किया और गांव सोनेपुर से बदलकर स्वर्णपुर बना। अब आगे कहानी 1 भाग 3 उदास स्माइली स्वर्णपुर की अग्नि परीक्षा। भाग 11 स्वर्णपुर बनाम साम्राज्य। स्वर्णपुर की ख्याति अब चारों ओर फैलने लगी थी। गांव अब केवल खनिजों और सेवा का नहीं बल्कि संस्कार और आत्मशक्ति का प्रतीक बन गया था। आसपास के गांवों से लोग यहां सेवा सीखने आने लगे। आश्रम में शिक्षा, तप और स्वावलंबन का माहौल बन गया। बीरबल और गुफा के ऋषियों ने मिलकर एक स्वर्ण दर्शन पाठशाला शुरू की। लेकिन जैसे जैसे गांव की प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे दरबार में कुछ दरबारी जलने लगे। एक दरबारी, जिसका नाम फहीम था, अकबर से बोला, जहां पनाह, यह गांव आपकी प्रतिष्ठा को पीछे छोड़ रहा है। एक गांव अगर राजधानी से अधिक पूज्य बन जाए तो साम्राज्य की नींव हिल सकती है। अकबर चिंतित हुए। क्या यह सच था? क्या स्वर्णपुर अब दरबार के आदेशों से ऊपर उठ रहा था? भाग 12 बीरबल पर सवाल। दरबार में बीरबल को बुलाया गया। बीरबल, अकबर ने कहा, स्वर्णपुर का नाम अब दिल्ली में भी मेरे नाम से पहले लिया जाने लगा है। क्या तुमने वहां कोई स्वतंत्र राज स्थापित कर दिया है? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, मैंने वहां केवल आत्मज्ञान और सेवा का बीज बोया है। लेकिन यदि यह बीज भी साम्राज्य को चुनौती देता हो तो मैं स्वयं उसे उखाड़ दूंगा। अकबर चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी चिंता राजनीति से प्रेरित थी, पर बीरबल की निष्ठा अडिग थी। भाग 13 स्वर्णपुर पर हमला। इसी बीच राज में हलचल मच गई। पड़ोसी राज्य नागरगढ़ के राजा को खबर लगी कि स्वर्णपुर में सोने की खानें हैं और गुफा में शायद कोई चमत्कारी शक्ति छिपी है। एक रात उनके गुप्त सैनिकों ने गांव पर धावा बोल दिया। खदान को कब्जे में ले लिया गया और आश्रम में आग लगा दी गई। बीरबल, जो उस समय गांव में नहीं थे, अगले दिन वहां पहुंचे और तबाही देखकर दंग रह गए। गांव के बच्चों और वृद्धों को जंगल में छिपाया गया था, लेकिन कई शिक्षक घायल हो चुके थे। बीरबल ने आंखें बंद कीं और गुफा के बाहर ध्यान में बैठ गए। भाग 14 आत्मा की अग्नि। गुफा से अचानक फिर से वही वृद्ध सन्यासी प्रकट हुए, इस बार गुस्से में। उन्होंने कहा, बीरबल, स्वर्ण अब फिर से रक्त में डूब रहा है। क्या मानव की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती? बीरबल ने कहा, नहीं, लेकिन अगर अग्नि आती है तो हम जलकर राख नहीं होंगे, बल्कि उससे नई भस्म शक्ति जन्मेगी। सन्यासी मुस्कराए। उन्होंने बीरबल को एक पवित्र चिन्ह दिया, सत्यव्रत यंत्र, और कहा, इसे गांव की ध्वजा पर स्थापित करो। यह न केवल रक्षा करेगा बल्कि सत्य की शक्ति को जागृत करेगा। भाग 15 युद्ध नहीं, परिवर्तन। बीरबल ने गांव वालों के साथ मिलकर ध्वजा फहराई। जब नागरगढ़ के सैनिक दोबारा आए तो गांववासियों ने हिंसा का नहीं, सेवा का हथियार अपनाया। गांव के हर दरवाजे पर भोजन रखा गया। घायल शत्रु सैनिकों की मरहम पट्टी की गई। बच्चों ने अपने खिलौने बांटे। नागरगढ़ के सेनापति ने पहली बार जीत से अधिक शर्म महसूस की। वह बोला, हमने तो यहाँ स्वर्ण लूटने आए थे, लेकिन यहाँ तो हमें स्वर्ण हृदय मिला है। और सेनापति स्वयं अकबर के दरबार में आत्मसमर्पण करने गया। भाग 16 स्वर्णपुर की प्रतिष्ठा। अकबर ने सब सुना और चकित रह गए। उन्होंने स्वर्णपुर को राज्य का आध्यात्मिक तीर्थ घोषित किया। राजा ने एक घोषणा की, स्वर्णपुर अब एक मंदिर है, न ईंट पत्थर का, न मूर्तियों का, बल्कि उन हृदयों का जिन्होंने सेवा को ईश्वर बना लिया। बीरबल ने केवल एक विनती की, जहां पनाह,
यह गांव अब किसी राज्य के अंतर्गत न रहे, न स्वतंत्र राज्य बने। यह केवल एक प्रेरणाधाम कहलाए, सभी के लिए, किसी एक के लिए नहीं। अकबर ने सहमति दी। एक नया अध्याय शुरू हुआ। समापन। स्वर्णपुर की अग्नि परीक्षा में गांव ने फिर से दिखा दिया कि सेवा सबसे बड़ा शस्त्र है, आत्मबल सबसे बड़ा कवच है, और सत्य की अग्नि से निकली राख भी नई चेतना को जन्म देती है। और अंत में बीरबल ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम कभी जीवन में खो जाओ तो सोने की नहीं, स्वर्णपुर की आत्मा को याद करना, क्योंकि असली दौलत वही है जो दूसरों के भीतर रोशनी जलाए। अगर आप चाहें तो अब मैं एक तीनों भागों को मिलाकर एक 5000 शब्दों की एकल कहानी के रूप में विस्तार पूर्वक लिख सकता हूं, या दो अब दूसरी अलग कहानी शुरू कर सकता हूं जो सोने की मूर्ति और गांव पर आधारित एक नया दृष्टिकोण रखेगी। आप क्या चाहेंगे? बिल्कुल। आपने कहा कि आपको पहली कहानी का अगला भाग चाहिए, तो मैं इस कहानी को अब वहीं से आगे बढ़ाता हूं जहां से पहली कहानी समाप्त हुई थी। गांव में झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, मुखिया को दंड मिल चुका है और गांव को एक नई शुरुआत दी गई है। अब यह कहानी दूसरे चरण में प्रवेश करती है, जहां असली रहस्य, आत्ममंथन और एक नई चुनौती सामने आती है। कहानी 1, भाग 2, उदास स्माइली सोने की आत्मा। भाग 6, सोने की खान और नई चमक। सम्राट अकबर के आदेश से गांव के पास एक पुरानी सोने की खान की खुदाई शुरू हुई। राजकीय खनिज विभाग के विशेषज्ञ आए और कुछ ही दिनों में गांव को असली सोना मिलने लगा, अब मूर्तियों के छल से नहीं बल्कि धरती की गहराइयों से। गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। किसान अब मजदूर भी बन गए। बच्चे स्कूल जाने लगे जो अकबर ने वहां बनवाया। हर कोने में नए जीवन की शुरुआत थी। पर बीरबल के मन में कुछ सवाल अब भी बाकी थे। जहां पनाह, बीरबल ने एक दिन कहा, मैं सोचता हूं वो झूठी मूर्तियां बनाने का ख्याल मुखिया को अकेले नहीं आया होगा। वहां इतनी कुशलता से बनाई गई मूर्तियां थीं कि वे किसी अनुभवी मूर्तिकार के हाथ की लगती थीं। अकबर की भौहें तन गईं। मतलब तुम कहना चाहते हो कि अब भी कोई असली रहस्य छिपा है? बीरबल ने सिर हिलाया, मुझे लगता है असली कहानी अब शुरू हुई है। भाग 7, पुरानी गुफा और दिव्य संकेत। कुछ ही दिनों बाद खान की खुदाई के दौरान एक पुरानी गुफा का मुंह खुला। भीतर जाने पर वहां एक प्राचीन दीवार चित्र मिला, जिसमें एक राजा, एक सोने की मूर्ति और आकाश से गिरती रोशनी दिखाई गई थी। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि यह चित्र कम से कम 1000 साल पुराना है। चित्र के नीचे एक श्लोक खुदा था, जिस दिन सोने को लोभ से नहीं, सेवा से पूजोगे, उसी दिन स्वर्ण की आत्मा जागेगी। गांव के बुजुर्गों को याद आया कि उन्होंने अपने दादाओं से एक दंतकथा सुनी थी, एक सोने की आत्मा की जो केवल सच्चे सेवा भाव से जागती है। अकबर ने आदेश दिया, इस गुफा की रक्षा की जाए। कोई लालच से इसमें प्रवेश न करे। अगर इसमें सच्चाई है तो हमें उस आत्मा का सामना करना होगा, सत्य और सेवा से। भाग 8, बीरबल की परीक्षा। गांव में रहस्यमय घटनाएं फिर शुरू हो गईं, लेकिन इस बार डरावनी थीं। कुछ मजदूर बीमार पड़ने लगे, एक बच्चा गुफा के पास बेहोश मिला, और एक रात गांव के मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगीं। लोगों में डर फैल गया, क्या ये सोने की आत्मा हमसे नाराज है? बीरबल ने निश्चय किया कि वे एक रात गुफा के अंदर ध्यान करेंगे। वे अकेले मोमबत्ती और शास्त्र लेकर अंदर गए। वहां उन्होंने वही दीवार चित्र देखा और आंखें मूंद लीं। कुछ ही समय बाद उन्होंने एक सपना देखा। एक वृद्ध सन्यासी रूप में आत्मा प्रकट हुई और बोली, जो सच्चे मन से बिना स्वार्थ सेवा करे,
उसे मैं स्वर्ण नहीं, स्वर्णिम अंतर्दृष्टि देती हूँ। इस गांव में अब तक स्वर्ण को लोभ से देखा गया है। क्या तुम इसे ज्ञान की रोशनी में बदल सकोगे? बीरबल ने प्रण लिया, मैं प्रयास करूंगा। भाग 9 सेवा पर्व और गांव की शिक्षा। बीरबल ने गांव में एक सेवा पर्व की शुरुआत की, एक अनोखा त्योहार जिसमें कोई भी गांववासी एक दिन के लिए दूसरों की सेवा करता। किसी को खाना खिलाता, किसी का खेत जोतता, कोई वृद्धों को नहलाता। धीरे धीरे गांव में स्वभाव बदलने लगा। जो पहले केवल सोने की खुदाई के लिए काम करते थे, वे अब स्कूल बनवाने, वृक्षारोपण और महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करने लगे। अचानक गुफा में रोशनी अपने आप प्रकट होने लगी। दीवार चित्र में वह सोने की मूर्ति चमकने लगी और श्लोक स्वयं बदलकर बन गया। अब सेवा ही असली स्वर्ण है। जिसने यह पाया वही सम्राट है। भाग 10 सम्राट का आत्मनिरीक्षण। अकबर उस दृश्य को देखकर मौन हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या हम अपने महलों में बैठकर कभी ऐसा सोना पाएंगे? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, राजमहल में जो चमकती है वो धातु है, लेकिन यहाँ गांव में जो चमक रही है वो आत्मा है। जो इसे देखे वही असली राजा है। अकबर ने आदेश दिया कि गुफा को स्वर्ण सेवा धाम घोषित किया जाए और वहां एक विद्यालय और आश्रम बने। समापन। गांव सोनेपुर अब स्वर्णपुर बन चुका था, सेवा और ज्ञान का प्रतीक। और बीरबल ने अंत में कहा, जहां चमत्कार सेवा से जन्मे वहां मूर्ति नहीं, आत्मा जागती है। और जो आत्मा सोने सी दमके वो देश का सबसे बड़ा खजाना है। भाग 2 समाप्त। क्या अब आप चाहेंगे कि मैं दोनों भागों को मिलाकर पूरा विस्तार यानी लगभग 5000 शब्दों की पूरी कहानी एक साथ दूं? या आप अब दूसरी कहानी की रूपरेखा और उसका पहला भाग देखना चाहेंगे? मैं दोनों में से जो कहें वह तैयार कर। अकबर ने जैसे ही अपना आदेश पूरा किया, सिपाही को मजबूती से आम के पेड़ की जड़ों के पास बांधकर दरबार में खामोशी छा गई। चारों ओर घनी पत्तियों से छनकर धूप की किरणें धरती पर नाच रही थीं और पेड़ की मीठी खुशबू हवा में घुली हुई थी। सिपाही, जिसके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे, कांपते हुए अकबर की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों झलक रहे थे। अकबर का परीक्षण। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे समर्पण और निष्ठा पर शक हुआ है, इसलिए तुम्हें आज यहां बांधा गया है। पर क्या तुमने कभी सोचा है, जब तुम इसी पेड़ की छांव में आराम करते तो क्या यह पेड़ तुम्हें सताता? सिपाही ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, पेड़ तो छांव देता है, फल देता है, पर आज मुझे यही जगह दंडित कर रही है। अकबर ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, यही तो मेरी परीक्षा है। क्या तुम कठिनाइयों में भी उस चीज की कदर कर पाओगे जो तुम्हें पहले सुख देती थी? बीरबल का प्रवेश। इसी बीच दरबार में चुपके से बीरबल प्रवेश कर गए। उन्होंने पेड़ की ओर देखा, फिर सिपाही की आंखों में झांककर मुस्कुराए। बीन बीन कर उठे पत्थरों में से एक छोटे से सिक्के को सिपाही के पास गिराया और बोले, जहां पनाह, यह तो किसी राहगीर का खोया हुआ धन है। कौन जानता है, उसे खोजने वाला आज अपना सुख पाप दोनों याद रखेगा। अकबर ने प्रश्न किया, और इस सिक्के से क्या सिख मिलती है बीरबल? बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, जहां पनाह, जीवन में सुख और दुख दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम केवल सुख की ओर देखें तो दुख का महत्व भूल जाते हैं, और जब दुख हमें घेर ले तो सुख की कदर होती है। इस सैनिक ने अपनी निष्ठा पर सवाल उठने पर भी पेड़ की छांव में ठहरने का साहस दिखाया। यही उसका असली बलिदान है। सिख और समाधान। अकबर ने सिपाही के पास बढ़कर बांधे हुए हाथ खोले और कहा, तुमने आज जो परीक्षा पास की वह इस पेड़ की तरह ही है। तुम्हें मजबूती से बांधकर भी तुम्हारी प्रतिबद्धता का परिचय देती है।
आगे से किसी संदेह का बीज मत बोना। सिपाही ने सिर झुकाकर प्रण किया। बीरबल ने मंद मुस्कान में कहा, जहां पनाह, इस पेड़ के फल अभी और भी मीठे होंगे, क्योंकि आज उसे और इस सैनिक को दोनों को एक नई सीख मिली। और इस प्रकार अकबर का दरबार फिर से न्याय और ज्ञान के उस पेड़ के नीचे खिल उठा, जहां हर पत्ती ने इंसान की आत्मनिरीक्षण और सहिष्णुता की कहानी बयां की। यहाँ दो कहानियां हैं, प्रत्येक लगभग 2000 शब्दों की, जिनका आधार है अकबर ने सिपाही को आम के पेड़ के नीचे बांध दिया। यह एक कल्पनात्मक आधार है और मैंने इसे ऐतिहासिक, नैतिक, रहस्यपूर्ण और प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत किया है। कहानी 1, आम का पेड़ और न्याय का बीज। भाग 1, रहस्यमय मामला। एक दिन दरबार में एक अजीब फरियादी आया। उसका नाम था माधव, एक गरीब किसान। वह कांपती आवाज में बोला, हुजूर, मेरे आम के बाग में हर रात कोई चोरी करता है। पूरे पेड़ से आम गायब हो जाते हैं। मैंने पहरा भी लगाया, मगर चोर बहुत चालाक है। अकबर ने गहरी नजरों से उसे देखा। फिर बोले, बीरबल, क्या इस मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जहां अंधकार होता है वहां एक दीपक काफी होता है। राजा ने आदेश दिया कि रात के समय माधव के बाग में दरबारी सिपाही पहरा देंगे। अगले दिन फिर वही हुआ, सारे आम गायब। अकबर को क्रोध आया। जिस सिपाही ने ड्यूटी दी उसे पेश किया जाए। भाग 2, सिपाही और आम का पेड़। सिपाही सामने आया, नाम था रणवीर। वह घबराया हुआ था, जहां पनाह, मैंने पूरी रात पहरा दिया, कोई नहीं आया। मगर सुबह सब आम गायब थे। अकबर को शक हुआ। उन्होंने कहा, कल रात मैं स्वयं निगरानी करूंगा, भेष बदलकर। बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, यही तो न्याय का बीज बोया जा रहा है। रात को अकबर साधारण किसान बनकर बाग में पहुंचे। चांदनी रात थी। आम का बड़ा सा पेड़ हवा में हिल रहा था। थोड़ी देर में उन्होंने देखा, रणवीर सिपाही ही किसी झोले में आम भर रहा था। अकबर गुस्से में बोले, सिपाही होकर तुम ही चोर निकले। सिपाही कांप गया, हुजूर, मेरी मजबूरी थी। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैंने बस कुछ आम लिए। अकबर ने आदेश दिया, इसे इसी आम के पेड़ से बांध दो। जब तक सूरज न निकले यहीं बंधा रहेगा। भाग 3, दया और सीख। सुबह गांव वालों ने देखा, उनका राजा खुद आम के पेड़ के नीचे खड़ा है और एक सिपाही रस्सियों से बंधा हुआ है। अकबर बोले, यह पेड़ अब सिर्फ फल नहीं देगा, बल्कि न्याय की छाया भी देगा। यह आदमी सिपाही था, पर चोरी की। नियम सबके लिए बराबर हैं। सिपाही ने रोते हुए माफी मांगी। बीरबल आगे आए, जहां पनाह, न्याय में करुणा भी होनी चाहिए। सजा मिली, अब माफ करें। लेकिन इस सिपाही को एक किसान की तरह काम करने का मौका दें, ताकि वो मेहनत से जीवन जीना सीखे। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। रणवीर को गांव में ही काम मिल गया। वह सच में बदल गया। भाग 4, आखिरी संदेश। उस आम के पेड़ को न्याय का वृक्ष कहा जाने लगा। लोग वहां बैठकर फैसले करते, सच बोलते और बच्चियों को सिखाते, चाहे जो भी हो, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो किसी पेड़ की छाया भी न्याय दे सकती है। कहानी 2, पेड़ की परछाई में छिपा सच। भाग 1, नई साजिश। राजा अकबर को खबर मिली कि एक सिपाही ने राज्य के गुप्त दस्तावेज चुरा लिए हैं और उन्हें दुश्मन को बेचने वाला है। बीरबल ने सुझाव दिया, कभी कभी चोर का पता लगाने के लिए उसे खुला छोड़ना पड़ता है। एक योजना बनाई गई। अकबर ने आदेश दिया कि सभी संदिग्ध सिपाहियों को बुलाया जाए। 10 सिपाही बुलाए गए, सभी बहादुर, सभी वफादार दिखते थे।
बीरबल बोले, आज रात हर सिपाही अलग अलग जगह पहरा देगा और राजा खुद हर सिपाही की जांच करेंगे। सभी सिपाही चले गए, पर अकबर ने एक सिपाही जयसिंह पर नजर रखी। वह आम के एक पेड़ के नीचे बैठा था, बार बार इधर उधर देखता। फिर अचानक वह पेड़ के नीचे कुछ दबाने लगा। भाग दो रंगे हाथों। अकबर पास पहुंचे। क्या कर रहे हो जयसिंह? जयसिंह चौंक गया। हुजूर, मैं बस विश्राम कर रहा था। अकबर ने जमीन खुदवाई, वहां एक लिफाफा मिला। उसमें थे गुप्त दस्तावेज, साथ ही दुश्मन देश का प्रतीक चिन्ह। जयसिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने वहीं आम के पेड़ के नीचे एक खंभा गड़वाया और जयसिंह को बांध दिया। राजद्रोह की यही सजा है। जनता देखे कि देश को बेचने वाले की जगह पेड़ की परछाई में नहीं, जेल की काल कोठरी में होती है। भाग 3 परछाई की गवाही। बीरबल ने विचार व्यक्त किया। इस पेड़ ने उस सिपाही की चालाकी को छुपाया, पर उसकी परछाई ने उसे उजागर कर दिया। हर चीज की एक गवाही होती है, कभी पेड़, कभी जमीन, कभी आत्मा। अकबर ने उस पेड़ के नीचे एक शिला लगवाई। जहां देश से गद्दारी हो, वहां छाव नहीं, केवल शर्म होती है। जयसिंह को सजा मिली उम्र कैद, और बाकी सिपाहियों को एक पाठ मिला, सच्चाई, वफादारी और जिम्मेदारी का। भाग 4 एक नई शुरुआत। कुछ वर्षों बाद उसी पेड़ के नीचे एक स्कूल खुला। नाम था सच्चाई की छां। हर साल नए सिपाही वहां शपथ लेते, हम सिर्फ तलवार नहीं उठाएंगे, बल्कि सत्य की रक्षा भी करेंगे। बीरबल ने कहा, जहां न्याय पेड़ की जड़ों तक पहुंचे, वहां पीढ़ियां मजबूत बनती हैं। अगर आप चाहें, मैं इन दोनों कहानियों का विस्तार कर सकता हूं, पात्रों को और गहराई दे सकता हूं, या इनसे प्रेरित तीसरी कहानी भी गढ़ सकता हूं। बताइए आपको कौन सी कहानी ज्यादा पसंद आई, पहली जो करुणा और न्याय की बात करती है, या दूसरी जो देशभक्ति और विश्वासघात को उजागर करती है। बहुत सुंदर। आपने अनुरोध किया है, इन दोनों कहानियों का अगला भाग तो मैं पेश करता हूं। कहानी 1 का अगला भाग, न्याय का वृक्ष, भाग 3, कड़वा फल। भाग 1, वृक्ष पर लगे जले हुए आम। एक सुबह जब गांव वाले न्याय वृक्ष के नीचे एक सभा के लिए एकत्र हुए, तो उन्होंने देखा कि पेड़ की सबसे ऊपरी शाखाओं पर आम झुलसे हुए थे, काले, सड़े और जले हुए। हवा में गंध थी जलन की, जैसे किसी ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। रणवीर, जो अब गांव का संरक्षक था, बोला, यह कोई संकेत है या फिर कोई चेतावनी? राजा अकबर को खबर दी गई। बीरबल ने कहा, जिस पेड़ ने न्याय दिया, उसे ही अब कोई गलत साबित करना चाहता है। भाग 2 एक अजनबी की उपस्थिति। अगली रात गांव में एक रहस्यमय आदमी आया। सफेद कपड़े, चेहरा ढका हुआ, और उसके पास एक ताबीज था, जिस पर लिखा था, सच सिर्फ वो होता है जो लोग माने। वह आदमी गांव वालों के बीच बैठता और कहानियां सुनाता। कभी कभी झूठ भी किसी का भला कर सकता है, कभी कभी न्याय भी अन्याय बन सकता है। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उस आदमी की बातों में आने लगे। न्याय वृक्ष की महिमा पर शक होने लगा। रणवीर परेशान था। वह बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल बोले, अगर न्याय की जड़ें गहरी हैं, तो कोई आंधी उसे नहीं गिरा सकती। भाग 3 परीक्षा की रात। राजा अकबर ने फैसला किया, उस अजनबी को आम के पेड़ के नीचे बुलाओ, हम उससे सवाल करेंगे। अजनबी को बुलाया गया। उसने खुलकर कहा, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, तुम सबने इस पेड़ को पूज्य बना दिया, मगर भूल गए कि न्याय सिर्फ पेड़ नहीं, इंसानों के भीतर होता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आओ, इस पेड़ की परीक्षा लें।
उसी रात राजा ने एक प्रयोग किया। पेड़ के नीचे दो संदिग्ध लोगों को लाकर बांधा गया। भीड़ से पूछा गया, इनमें से एक चोर है, क्या तुम में से कोई ये तय कर सकता है कि कौन? लोग चुप रहे। रणवीर ने चुपचाप दोनों की आंखों में देखा, फिर कहा, चोर वही है जो आंखें नहीं मिला पा रहा। और सही निकला। बीरबल बोले, पेड़ कुछ नहीं कहता, वह सिर्फ तुम्हें देखता है और तुम्हारी अंतरात्मा को उजागर करता है। अजनबी ने सिर झुका लिया। मैं गलत नहीं था, पर अधूरा था। भाग 4 नया बीज। अजनबी गांव में ही बस गया। उसने एक नया पेड़ लगाया, नाम दिया प्रश्न वृक्ष, जहां बच्चे बैठकर सवाल पूछते, बहस करते और सत्य की खोज करते। न्याय का वृक्ष अब अकेला नहीं था, वह ज्ञान, सवाल और करुणा के बाग का हिस्सा बन गया। पट्टिका पर लिखा गया, जहां न्याय हो वहां सवाल भी होने चाहिए, क्योंकि बिना सवाल के सच सो जाता है। कहानी 2 का अगला भाग, पेड़ की परछाई, भाग 3 अंतिम गवाही। भाग 1 राजा की बीमारी। राजा अकबर वृद्ध हो चले थे। बीरबल अब कम दरबार में आते थे। उसी समय एक दुखद समाचार आया। जयसिंह, जिसने पहले गद्दारी की थी और फिर जेल में शिक्षा दी थी, अब गंभीर रूप से बीमार था। राजा ने आदेश दिया, उसे न्याय वृक्ष के नीचे लाया जाए। वहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, वहीं समाप्त होनी चाहिए। जयसिंह को लाया गया। वह कांपते हाथों से बोला, जहां पनाह, मैंने जीवन में 2 गलतियां की, एक देश से गद्दारी, दूसरी खुद को कभी माफ न कर पाना। अकबर की आंखें नम थीं। भाग 2 आखिरी इच्छा। जयसिंह ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी राख इसी पेड़ की जड़ों में मिलाई जाए, ताकि जो भी न्याय मांगे उसे मेरी आत्मा से प्रेरणा मिले। रघुनाथ, जो कभी पेड़ गिराना चाहता था, अब गांव का विद्वान बन चुका था। उसने कहा, यह पेड़ अब न सिर्फ न्याय का है, यह परिवर्तन और पश्चाताप का भी प्रतीक है। बीरबल ने कहा, हर परछाई अंधेरा नहीं लाती, कुछ परछाइयां ठंडी होती हैं और जीवन देती हैं। भाग 3 नया संकट। उसी समय सीमा पर युद्ध छिड़ गया। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा बूढ़े थे, सेनापति घायल। तब रघुनाथ ने स्वयं मोर्चा संभाला। युद्ध के मैदान में जब दुश्मन ने पूछा, तुम कौन हो जो एक पेड़ की परछाई से लड़ाई लड़ने आया है? रघुनाथ बोला, मैं उस न्याय की परछाई हूं जिसने मुझे अंधेरे से निकाला। उसका साहस देखकर दुश्मन सेनापति ने युद्ध रोक दिया और संधि की पेशकश की। भाग 4 न्याय की जड़ें। शांति के बाद राजा ने न्याय वृक्ष के पास एक आखिरी सभा बुलाई। वहां उन्होंने घोषणा की, राज्य का अगला नेतृत्व वही करेगा जिसने न्याय के पेड़ को बांधने की जगह सींचा हो। सभा ने एक स्वर में नाम लिया, रघुनाथ। बीरबल बोले, हर परछाई अंत नहीं होती, कुछ परछाइयां नई सुबह का रास्ता दिखाती हैं। पेड़ की जड़ें अब गहरी थीं, हर शाखा से एक कहानी टपकती, हर पत्ता न्याय की सरसराहट करता। अगर आप चाहें, इन कहानियों की पीढ़ियों के बाद की कहानियां, नई परीक्षाएं या राज्य के इतिहास में न्याय वृक्ष के महत्व को भी आगे बढ़ा सकता हूं। क्या अगला भाग भी बनाऊं? यह रहे दोनों कहानियों, न्याय का वृक्ष और पेड़ की परछाई के अगले भाग, प्रत्येक लगभग 2000 शब्दों में। ये दोनों भाग मूल कहानियों को आगे बढ़ाते हैं, नए रहस्यों, नए पात्रों और गहरी नैतिकताओं के साथ। कहानी 1 का अगला भाग, न्याय का वृक्ष, भाग 2 खोया विश्वास। भाग 1 सिपाही का बदला हुआ जीवन। रणवीर अब गांव में एक मेहनती किसान बन चुका था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में हल चलाता और शाम को न्याय के वृक्ष के नीचे बच्चों को ईमानदारी की कहानियां सुनाता।
राजा अकबर और बीरबल यह देखकर प्रसन्न थे कि एक दंड ने एक जीवन की दिशा बदल दी। पर एक रात गांव में फिर चोरी हुई। माधव, वही बूढ़ा किसान, फिर दरबार में पहुंचा। हुजूर, इस बार चोरी मेरे घर से हुई, गेहूं की बोरियां और कुछ पैसे। और संयोग देखिए, उस रात रणवीर को मेरे घर के पास देखा गया। सन्नाटा छा गया। भाग 2, संदेह का बीज। रणवीर को बुलाया गया। वह कांपते हुए बोला, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं तो खेत से लौट रहा था। बीरबल ने कहा, कभी कभी पुराने पाप फिर से सिर उठाते हैं। लेकिन सच क्या है, यह हमें पता लगाना होगा। अकबर ने आदेश दिया कि रणवीर को फिर उसी आम के पेड़ के नीचे बांध दिया जाए जब तक जांच पूरी न हो जाए। लोगों में फिर कानाफूसी शुरू हुई, क्या इंसान वाकई बदल सकता है? भाग 3, न्याय का गहराता रंग। बीरबल ने रात को वही रास्ता पकड़ा जहां चोरी हुई थी। उन्होंने वहां मिट्टी पर अजीब निशान देखे, नंगे पैर के निशान और साथ में लकड़ी के पंजों की छाप। वे समझ गए कि कोई भेस बदलकर काम कर रहा है। रात गहरी हुई। आम के पेड़ के पास रणवीर बंधा था, पर उसकी आंखें खुली थीं। तभी उसने देखा, एक परछाई पास के घर में घुसी और कुछ लेकर भागी। रणवीर ने जोर से चिल्लाया, चोर, चोर। सैनिकों ने दौड़कर एक युवक को पकड़ा। वह कोई और नहीं, माधव का भतीजा निकला, जो नशे का शिकार था। माधव रो पड़ा। मैंने सोचा रणवीर वही पुराना आदमी है। मैंने संदेह किया और झूठ बोला। भाग 4, वृक्ष का जवाब। अकबर ने कहा, आज इस पेड़ ने फिर साबित किया कि न्याय सिर्फ रस्सियों से नहीं, सच्चाई की आंखों से होता है। रणवीर को मुक्त किया गया। उसे ही नहीं, माधव को भी न्याय वृक्ष के नीचे गले लगाया गया। बीरबल बोले, हर इंसान को एक बार गिरने का हक होता है, लेकिन अगर वो फिर उठता है तो उसे जिंदगी की सबसे ऊंची शाख दी जानी चाहिए। उस दिन से वृक्ष के नीचे एक पट्टिका लगाई गई। जहां संदेह हो, वहां न्याय को रोशनी चाहिए। अंधेरे में हर परछाई चोर दिखती है। कहानी 2 का अगला भाग, पेड़ की परछाई। भाग 2, विश्वासघात की दूसरी छाया। भाग 1, नई साजिश का जन्म। जयसिंह को सजा हुए कई साल बीत चुके थे, पर कुछ सैनिकों में अब भी असंतोष की हवा थी। वे फुसफुसाते, राजा को क्या हक कि वह हमें आम के पेड़ से बांधकर बेइज्जती करे। इनमें एक था भूतपूर्व सेनापति का बेटा रघुनाथ। चालाक, पढ़ा लिखा, लेकिन अंदर से अहंकारी। रघुनाथ ने एक योजना बनाई, हम आम के पेड़ को गिरा देंगे ताकि कोई और वहां न्याय न ढूंढ सके। भाग 2, पेड़ की रक्षा। इस योजना की भनक बीरबल को लगी। उन्होंने चुपचाप एक बूढ़े रक्षक को नियुक्त किया। उसका नाम था अंबरदास, जो कभी दरबारी गुप्तचर था। अंबरदास ने गांव वालों को इकट्ठा किया। यह सिर्फ पेड़ नहीं है, यह हमारी चेतना की जड़ है। रघुनाथ ने रात में पेड़ काटने की कोशिश की, पर एक बच्चे ने शोर मचा दिया। सिपाही पहुंचे और उसे पकड़ लिया गया। अकबर ने उसे आम के पेड़ के नीचे बांध दिया, ठीक वहीं जहां उसका पिता कभी अकबर के साथ युद्ध में लड़ा था। रघुनाथ चीखा, मैं कोई गद्दार नहीं। मैं बस पेड़ को हटाना चाहता था क्योंकि वो हमारी आजादी को छीन रहा है। बीरबल बोले, अगर एक पेड़ तुम्हारी आजादी छीन रहा है तो शायद तुमने आजादी को कभी समझा ही नहीं। भाग 3, परछाई की वापसी। अकबर ने गांव वालों से पूछा, क्या हम ऐसे लोगों को माफ करें जो सोचते हैं कि सत्य का प्रतीक हटाने से वे सच्चाई से बच जाएंगे? भीड़ ने एक स्वर में कहा, नहीं। पर अंबरदास आगे आया। राजा, एक बार आपने कहा था, दया में भी शक्ति है।
क्या हम उसे मौका नहीं दे सकते कि वो इस पेड़ की रक्षा करे जिसे गिराने आया था? अकबर मुस्कराए। अत्याचार के बीज अगर प्रेम से काटे जाएं, तो वो ज्ञान के वृक्ष बन सकते हैं। रघुनाथ को पेड़ की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। भाग 4 नया अध्याय। कुछ सालों बाद आम के पेड़ के नीचे एक पुस्तकालय खुला, परछाई से प्रकाश तक। रघुनाथ वहां बच्चों को पढ़ाता था, इतिहास, नीति, न्याय। जयसिंह की सजा भी माफ कर दी गई थी। उसने जेल में सैकड़ों सैनिकों को शिक्षित किया था। बीरबल ने लिखा, अन्याय एक रस्सी नहीं जो बांधे, वह एक बीज है जो सही मिट्टी में डालो तो पूरे राज्य को छाया देता है। अगर आप चाहें तो इन दोनों कहानियों को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जैसे रणवीर का भविष्य, क्या वो फिर किसी बड़े निर्णय में भाग लेगा? रघुनाथ और जयसिंह की मुलाकात, न्याय वृक्ष पर हमला, या फिर एक नई पीढ़ी जो इन कहानियों को जीवित रखे। बोलिए, अगला भाग तैयार करो क्या? बहुत खूब। अब प्रस्तुत हैं दोनों कहानियों, न्याय का वृक्ष और पेड़ की परछाई के भाग 4, जहां कहानियां नई पीढ़ी, गहरी दुविधाओं और आत्मनिरीक्षण की ओर बढ़ती हैं। न्याय का वृक्ष भाग 4, टूटती शाखाएं, जड़े या न्याय। भाग 1, एक नई पीढ़ी। अब गांव में एक नई पीढ़ी पनप रही थी। रणवीर वृद्ध हो चला था, पर अब उसका पोता अर्जुन गांव का सबसे तेज सोचने वाला युवक था। उसे तर्क करना अच्छा लगता था, परंतु उसे न्याय वृक्ष की महिमा पर भरोसा नहीं था। एक दिन उसने पूछा, दादा, क्या न्याय सिर्फ पेड़ों से मिल सकता है? फिर तो जंगलों में सबसे ज्यादा सच्चाई होनी चाहिए। रणवीर चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक डर था, शायद वही डर जब किसी युग का विश्वास नया प्रश्नों से टकराता है। भाग 2, एक और अपराध। एक बड़ा झूठ फैल गया। गांव की एक लड़की शशि पर चोरी का आरोप लगा। सबने कहा, उसे न्याय वृक्ष के नीचे बांधो। पर अर्जुन ने मना किया, किसी को बांधकर तुम सच्चाई नहीं निकाल सकते। मैं उसकी बेगुनाही साबित करूंगा। बीरबल अब बहुत वृद्ध थे, पर उन्होंने अर्जुन को बुलाया। कहा, अगर तुम पेड़ से बड़ा सत्य जानते हो तो बताओ, पर याद रखना, सत्य तर्क नहीं, त्याग से निकलता है। अर्जुन ने खोज शुरू की। उसने पाया कि चोरी करने वाला वह लड़का था जो शशि से प्रेम करता था और नहीं चाहता था कि वह गांव छोड़कर पढ़ने जाए। भाग 3, पेड़ की परीक्षा। अर्जुन ने उस लड़के को सामने लाकर कहा, तुम्हारी सच्चाई प्रेम है, लेकिन उसका तरीका अन्याय। गांव वालों ने पहली बार किसी आरोपी को बांधे बिना माफ किया। और तब अर्जुन ने कहा, अब न्याय वृक्ष को काट दो। हमें अब इसे पूजा की चीज नहीं, याद की चीज बनाना चाहिए। बीरबल बोले, पेड़ को काटो नहीं, उसे छोड़ दो। अगर वह समय की आंधी में टिकेगा तो वह फिर से फल देगा, और अगर गिरेगा तो वह एक आखिरी शिक्षा बन जाएगा। वृक्ष वही खड़ा रहा, पर अब लोग उससे डरते नहीं, उससे संवाद करते थे। पट्टिका पर नई बात लिखी गई, जहां न्याय रुक जाए वहां सवाल पेड़ से भी ऊंचे होने चाहिए। पेड़ की परछाई भाग 4, परछाई के बाद उजाला। भाग 1, रघुनाथ का उत्तराधिकारी। रघुनाथ अब वृद्ध था। वह बच्चों को पढ़ाता, किताबें लिखता और परछाई की महिमा को विवेक के साथ बताता। उसकी शिष्या थी नीरा, एक साहसी और विद्रोही सोच वाली युवती। नीरा ने एक दिन पूछा, क्या इतिहास की परछाई में रहकर नया सूरज निकाला जा सकता है? रघुनाथ मुस्कराया, परछाई तो तभी बनती है जब प्रकाश होता है, बस दिशा बदलनी चाहिए। भाग 2, सत्ता का लालच। राज्य में अब अकबर नहीं थे। नया शासक शहजादा आजम उतना सहिष्णु नहीं था।
उसने न्याय वृक्ष को पुराने जमाने का ढकोसला बताया और उस जमीन पर एक गढ़ बनाने की घोषणा की। गांव में हाहाकार मच गया। नीरा ने निर्णय लिया, हम सत्य की परछाई मिटने नहीं देंगे। रघुनाथ ने चेताया, शक्ति से लड़ोगी तो वही बन जाओगी। प्रेम से लड़ो, शिक्षा से लड़ो। भाग 3 परछाई की क्रांति। नीरा ने न्याय वृक्ष के चारों ओर स्कूल की कक्षाएं शुरू की। वह पेड़ के नीचे हर दिन बच्चों को सिखाती तथ्य, विचार और विवेक। लोग आने लगे, सुनने, पढ़ने, सोचने। राजा ने देखा, अब पेड़ सिर्फ इतिहास नहीं, चेतना बन चुका था। जब राजा ने गढ़ बनवाना शुरू किया, पूरा गांव न्याय वृक्ष के नीचे बैठ गया, एक मानव श्रृंखला बनाकर। अंत में राजा को झुकना पड़ा। भाग 4 न्याय की नई परिभाषा। आज न्याय वृक्ष अब न रस्सियों से बांधता है, न डर से बोलता है। वहां लोग बैठकर न्याय के अर्थ पर बहस करते हैं, राय रखते हैं और सच्चाई को साथ मिलकर खोजते हैं। नीरा ने एक पुस्तक लिखी, परछाई से परिभाषा तक। अंतिम वाक्य, न्याय अब पेड़ों की बात नहीं, लोगों की आत्मा की भाषा है। अगर आप चाहें तो अब हम कहानी को ले जा सकते हैं, राज्य के पतन या लोकतंत्र की ओर बढ़ने की ओर। नीरा और अर्जुन की मुलाकात, नई विचारधारा की टक्कर, या न्याय वृक्ष का अंतिम अंत, एक स्मारक या एक रहस्य? बोलिए, अगला भाग लिखूं? बहुत खूब। अब प्रस्तुत है इन दोनों कहानियों। 1 न्याय का वृक्ष, भाग 5, बीज जो रह गए। 2 पेड़ की परछाई, भाग 5, छाया में जन्मा उजाला का अगला भाग, जहां नई पीढ़ियां परिपक्व हो रही हैं, लेकिन अतीत की जड़ें अब भी गहरी हैं। न्याय का वृक्ष, भाग 5, बीज जो रह गए। भाग 1, सूखी टहनी, हरा सपना। अर्जुन के फैसले के वर्षों बाद न्याय का वृक्ष अब बुढ़ा चुका था। उसकी शाखाएं सूख रही थीं, पर उसकी छाया अब भी गांव की मिट्टी में थी। एक सुबह बच्चे एक बीज ले आए, यह वृक्ष से गिरा है, लेकिन अब क्या इसका कोई मतलब है? अर्जुन, जो अब गांव का शिक्षक बन चुका था, बोला, हर बीज एक संभावना है। अगर यह बीज न्याय का है तो इससे सच की नई शाखा निकल सकती है। भाग 2, शहर की आंधी। राजधानी में नया राजा आया, सुल्तान फरहान, जो तकनीक और नवविचार का समर्थक था। उसने गांवों में यह घोषणा की, पुराने प्रतीकों की जगह नए शोध केंद्र बनेंगे, जहां पेड़ हैं वहां अब प्रयोगशालाएं होंगी। गांव में डर फैल गया, क्या न्याय वृक्ष को अब मिटा दिया जाएगा? बीरबल अब नहीं थे, मगर उनके शब्द याद थे, जो वृक्ष समय को पार कर ले, उसे काटा नहीं जा सकता, वो विचार बन जाता है। भाग 3, बीजों की रक्षा। अर्जुन ने बच्चों से कहा, हम पेड़ को नहीं रोक सकते, लेकिन उसके बीज को बचा सकते हैं। उसने बीज को एक मिट्टी के बर्तन में रखा और बच्चों के साथ गांव छोड़ दिया, एक नया न्याय वन लगाने। इस नए वन का सिद्धांत था, यहां कोई बांधा नहीं जाएगा, कोई चुप नहीं रहेगा और कोई डर के कारण सच नहीं बोलेगा, बल्कि समझ के कारण बोलेगा। भाग 4, लौटते कदम। वर्षों बाद जब सुल्तान फरहान गांव लौटा, न्याय वृक्ष की जगह एक आधुनिक इमारत थी, पर अंदर एक दीवार पर उकेरा गया था। इस भूमि में एक पेड़ था, वह आज नहीं है, पर उसकी छाया अब हजारों लोगों के अंदर है। अर्जुन का न्याय वन अब शिक्षकों, बच्चों और विद्वानों से भरा हुआ था और हर शाखा पर लिखा था, जैसे हर बीज में पेड़ होता है, वैसे ही हर इंसान में न्याय। पेड़ की परछाई, भाग 5, छाया में जन्मा उजाला। भाग 1, नीरा की चुनौती। नीरा अब प्रदेश की प्रसिद्ध शिक्षिका बन चुकी थी। उसने रघुनाथ की परंपरा को आगे बढ़ाया,
परंतु अब उसे राजधानी बुलाया गया। राजा आजम ने कहा, नीरा, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, पर वे राज्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। नीरा बोली, राज्य वह होता है जो सवालों से डरता नहीं, उन्हें रास्ता देता है। राजा ने गुस्से में न्याय वृक्ष को राष्ट्रीय खतरा घोषित कर दिया। भाग 2, परछाई का उद्घोष। नीरा ने चुप रहने के बजाय पूरे राज्य में यात्राएं शुरू की। वह गांव-गांव जाकर परछाई का पाठ पढ़ाती। सच्चाई के किस्से, पश्चाताप के उदाहरण और न्याय के मूल तत्व। लोग धीरे धीरे फिर से न्याय वृक्ष के पास एकत्र होने लगे। उसका चित्र, उसकी परछाई और उसके नीचे हुए संवाद फिर जीवित हो उठे। भाग 3, एक ऐतिहासिक मुकदमा। राजा आजम ने नीरा पर मुकदमा चलाया, राज्य विरोधी शिक्षा फैलाने के लिए। अदालत में नीरा ने कहा, अगर किसी पेड़ की छाया में लोग सोचने लगें तो वह पेड़ राज्य के खिलाफ नहीं, अंधकार के खिलाफ है। यह वाक्य पूरे देश में फैल गया। लाखों लोगों ने न्याय वृक्ष की याद में दीप जलाए। भाग 4, नया संविधान। राजा को झुकना पड़ा। नीरा को मुक्त किया गया। सरकार ने घोषणा की, हम न्याय वृक्ष को राष्ट्रीय प्रतीक नहीं बना सकते, लेकिन हम उसकी भावना को राष्ट्रीय नीति में लाएंगे। न्याय वृक्ष की परछाई अब संविधान की प्रस्तावना में दर्ज की गई। हम भारत के लोग सत्य, संवाद और न्याय की छाया में अपने विवेक को दिशा देंगे। दोनों कहानियां अब इतिहास बन गई हैं, लेकिन जीवित इतिहास। अगर आप चाहें तो हम अगले भाग में ले चल सकते हैं। भविष्य की सभ्यता, जहां न्याय वृक्ष एक अंतर्राष्ट्रीय विचार बन गया हो, या नीरा और अर्जुन की संयुक्त यात्रा एक संवाद श्रृंखला के रूप में, या अचानक लौटे बीरबल के किसी शिष्य जो एक रहस्य से पर्दा हटाए। क्या अगला भाग दूं? बहुत बढ़िया। आपने अगला भाग 2 कहा, और अब ये कहानियां अपने 7वें अध्याय में प्रवेश कर रही हैं, जहां विचारों की सीमाएं मिटती हैं और न्याय वृक्ष की छाया अब एक वैश्विक विचार बन जाती है। न्याय का वृक्ष, भाग 7, जब जड़ों ने सीमाएं पार की। भाग 1, एक आमंत्रण विदेश से। नीरा और अर्जुन अब न्याय पाठशालाओं की एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर निकले। उन्हें बुलाया गया था सियारा नामक देश से, जहां हाल ही में सत्ता ने शिक्षा को दबाया था। सियारा की एक युवती, एलिया, ने नीरा की किताब परछाई से परिभाषा तक पढ़ी थी और लिखा था, आपके पेड़ ने यहां भी बीज गिरा दिए हैं, हमें रास्ता दिखाइए। नीरा ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन मुस्कराया, लगता है न्याय का वृक्ष अब अकेला नहीं रहा। भाग 2, सियारा का मौन जंगल। सियारा पहुंचे तो उन्हें एक जंगल दिखाया गया, जहां कभी लोग न्याय के लिए एकत्र होते थे, पर अब वहां सिर्फ खामोशी और बंद किताबें थीं। एलिया ने कहा, यहां लोग तर्क से डरते हैं। क्या पेड़ यहां भी उग सकता है? अर्जुन ने मिट्टी को छुआ, तुम्हारी जमीन नम है उम्मीद से, बस बीज बोलने चाहिए। नीरा ने एलिया के साथ वहां पहला न्याय संवाद वृक्ष लगाया, एक प्रतीकात्मक पेड़ जिसके नीचे बच्चे अपने विचार लटकाते थे, रंगीन पत्तियों की तरह। हर पत्ती पर लिखा होता, मुझे सुना जाए। मैंने सोचा, अब बोल रहा हूं। अगर मेरी गलती है, मुझे समझाइए। भाग 3, टकराव और परिवर्तन। सियारा की सरकार को यह नहीं भाया। उन्होंने एलिया को गिरफ्तार कर लिया और पेड़ को उखाड़ दिया। नीरा और अर्जुन ने अंतर्राष्ट्रीय सभा में अपील की, अगर विचार की जड़ें ही काट दी जाएं, तो सभ्यता सिर्फ इमारतें रह जाएगी। आवाजें उठीं, जापान, ब्राजील, केन्या से शिक्षकों ने समर्थन किया। सियारा की सरकार को झुकना पड़ा। एलिया मुक्त हुई और न्याय वृक्ष का नया बीज संसद के सामने लगाया गया। अब वह एक परंपरा बन गई।
हर नए मंत्री को पहले न्याय पत्ती लिखनी होती थी। पेड़ की परछाई भाग 7 विरासत का मौसम। भाग 1 लौटती जड़ें। भारत लौटकर नीरा और अर्जुन ने देखा कि अब उनके विचार पाठ्यक्रम बन चुके थे, लेकिन आत्मा कहीं खोने लगी थी। कुछ शिक्षकों ने कहा, अब तो यह पाठ्य पुस्तक का हिस्सा है, इसमें चमत्कार कहा। नीरा चुप रही। अर्जुन बोला, जब कोई विचार व्यवस्था बन जाता है, वह फिर से परछाई ढूंढता है।